नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल की, विधानसभा चुनाव के लिए हुए मतदान की, देखेंगे राहुल गांधी की रेवंत रेड्डी को लिखी चिट्ठी को, मणिपुर सरकार पर मंडराते खतरे के बादल को, जानेंगे केजरीवाल ने क्यों खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 24 नवंबर से कांग्रेस का भारत जोड़ो संविधान अभियान होगा शुरू। हरियाणा के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव ने दी जानकारी। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से होगी शुरुआत। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा सवाल, क्या केंद्रीय बजट में दिखाई देगी G20 की अहम सहमति। G20 में अरबपतियों पर अतिरिक्त टैक्स लगाने पर बनी है सहमति। तमिलनाडु के सीएम ने विदेश मंत्री को लिखी चिट्ठी। एम.के. स्टालिन ने एस जयशंकर को लिखा, पाक नौसेना द्वारा पकड़े मछुआरों की रिहाई की मांग। बिटकॉइन ऑडियो विवाद पर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, बोले बीजेपी कितना भी झूठ फैला ले जनता सच जानती है। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की वोटिंग पूरी हो गई है। इंतजार अब 23 नवंबर को होने वाली काउंटिंग का है। इसी दिन चुनाव के नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन वोटिंग के बाद तमाम चैनलों के एग्जिट पोल भी सामने आए हैं। डीवी लाइव ने भी दोनों ही राज्यों में चुनाव के बाद सर्वे किया। तो डीवी लाइव के सर्वे में किस दल की बन रही है सरकार, देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र और झारखंड में किसकी सरकार, नतीजों के लिए 23 नवंबर तक का इंतजार करना होगा। लेकिन उससे पहले डीवी लाइव ने दोनों ही राज्यों के लिए एग्जिट पोल जारी किया है। डीवी लाइव के एग्जिट पोल में झारखंड और महाराष्ट्र दोनों ही जगह एनडीए को झटका लगता दिखाई दे रहा है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी बहुमत में आता दिखाई दे रहा है। महायुति को 115 से 127 तो महाविकास अघाड़ी को 154 से 166 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि अन्य के खाते में 1 से 13 सीटें जा सकती हैं। अब अगर महाराष्ट्र के अलग अलग रीजन की बात करें तो पश्चिम महाराष्ट्र रीजन की 70 सीटों में से महायुति को 19 से 21 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जबकि एमवीए को 47 से 49 सीटें, वहीं अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। विदर्भ रीजन की 62 सीटों में से 23 से 25 सीटें महायुति को, 36 से 38 सीटें एमवीए को और 0 से 2 सीटें अन्य को मिल सकती हैं। मराठवाड़ा रीजन में 46 सीटें हैं, जिसमें से 17 से 19 सीटें महायुति के खाते में जा सकती हैं। वहीं एमवीए के पास 26 से 28 सीटें जा सकती हैं और अन्य को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। मुंबई की 36 सीटों में महायुति के खाते में 16 से 18 सीटें जा सकती हैं। 17 से 19 सीटें एमवीए को मिल सकती हैं और अन्य को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। अब थाने कोंकण रीजन की 39 सीटों में से 21 से 23 सीटें महायुति के पास जा सकती हैं। 15 से 17 सीटें एमवीए को मिल सकती हैं और 0 से 2 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। उत्तर महाराष्ट्र रीजन में 35 सीटें हैं। यहाँ 19 से 21 सीटें महायुति को मिलती दिख रही हैं, तो 13 से 15 सीटें एमवीए को, वहीं 0 से 2 सीटें अन्य के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। महाराष्ट्र में सत्ता एनडीए यानी महायुति के हाथ से फिसल रही है, तो दूसरी तरफ झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया की सरकार सत्ता में वापसी करती दिखाई दे रही है। राज्य की 81 विधानसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन को 41 से 45 सीटें मिलने की संभावना है, तो एनडीए को 33 से 37 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। अन्य के खाते में 1 से 5 सीट जाती दिख रही हैं, यानी इस बार बीजेपी और उसके गठबंधन को जबरदस्त झटका लगता दिख रहा है। महाराष्ट्र और झारखंड एनडीए के हाथ से फिसलते दिखाई दे रही हैं। इसका इशारा मतदान प्रतिशत ने दे दिया है। आज बम्पर वोटिंग हुई और इसी के साथ ही सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब सभी की नजरें नतीजों पर हैं, जो 23 नवंबर को आएंगे। तो वोटिंग के दिन किस राज्य में कितने प्रतिशत हुई वोटिंग और क्या कहते हैं आंकड़े, जानिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के साथ ही 15 राज्यों में उपचुनाव हुए। ऐसे में आज यानी 20 नवंबर को झारखंड में दूसरे चरण के साथ ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव और 5 राज्यों में उपचुनाव के लिए मतदान हुआ, जिसमें कई हॉट सीट पर वोटिंग हुई। बता दें कि झारखंड में दूसरे चरण में 38 सीटों पर मतदान हुआ, तो वहीं महाराष्ट्र की 288 सीटों पर मतदान हुआ। साथ ही 5 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। अब अगर बात करें मतदान प्रतिशत की तो बता दें महाराष्ट्र 61.00, झारखंड 70.00,
लगभग कितना मतदान हुआ, ये तो हुई दोनों राज्यों में कितना प्रतिशत मतदान हुआ। अब आपको बताते हैं कि किस राज्य के किस जिले में सबसे ज्यादा मतदान हुआ और कहां सबसे कम मतदान हुआ। अब पहले बात झारखंड की करें तो आपको बता दें कि झारखंड की जामताड़ा जिले में सबसे ज्यादा मतदान हुआ। जामताड़ा में 78% मतदान हुआ। वहीं न्यूनतम मतदान की बात करें तो बोकारो में सबसे कम यानी 62% मतदान हुआ। इसी तरह महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा गढ़चिरौली सीट पर 71% मतदान हुआ, तो वहीं सबसे कम मुंबई सिटी में 51% मतदान हुआ। इसी तरह यूपी की 9 सीटों में अगर बात करें तो कुंद्रकी सीट पर सबसे ज्यादा यानी 60% मतदान हुआ। इसी तरह गाजियाबाद में सबसे कम लगभग 35% वोटिंग हुई। इसी तरह उत्तराखंड की केदारनाथ पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं, जहां लगभग 58% मतदान हुआ। इन चुनावों में इकलौती लोकसभा सीट की बात करें तो महाराष्ट्र की नांदेड़ है, वहां करीब 55% मतदान हुआ। इस बार का चुनाव मुद्दों का चुनाव रहा। लोगों ने मुद्दों पर वोटिंग की तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी जनता के मुद्दों को लेकर चिट्ठी लिखी है। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने जाति आधारित जनगणना शुरू कर दी है और अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक और बड़ी मांग करते हुए सीएम रेवंत रेड्डी को चिट्ठी लिखी है। तो क्या कुछ लिखा है इस चिट्ठी में, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने गिग वर्कर्स के लिए अहम मांग की है। दरअसल तेलंगाना सरकार गिग वर्कर्स के लिए कानून बनाने की तैयारी में है। गिग वर्कर्स वो लोग होते हैं जिनका रोजगार अनियमित होता है। ऐसे में राहुल ने मुख्यमंत्री से कानून को और बेहतर और ठोस बनाने के लिए सार्वजनिक परामर्श लेने का आग्रह किया। उन्होंने अपनी इस चिट्ठी में लिखा कि पिछले 1 दशक में लाखों लोग गिग इकोनॉमी का हिस्सा बने हैं। गिग इकोनॉमी ने लोगों को तुलनात्मक रूप से काम में आसानी और लचीलेपन के साथ ही विशेष रूप से कम कुशल भूमिकाओं में अवसर प्रदान किए और शुरुआती दौर में मिले इंसेंटिव्स ने लोगों को आय उत्पन्न करने वाली संपत्तियां बटोरने में भी मदद की। लेकिन बार बार इन गिग वर्कर्स ने अपने काम की प्रवृत्ति को लेकर आ रही समस्याओं का जिक्र किया है। नियम कानून के अभाव में उन्हें अपने काम के लिए उचित शर्तें रखने का मौका भी नहीं मिल पा रहा। काम में शोषणकारी प्रवृत्ति, प्रभावी शिकायत तंत्र की कमी को तुरंत संबोधित किया जाना चाहिए। इसके अलावा श्रमिक अपने दैनिक काम में सामाजिक भेदभाव और अमानवीय बर्ताव से भी जूझते हैं। राहुल गांधी ने इस चिट्ठी में गिग वर्कर्स के सामने आने वाली चुनौतियों का जिक्र किया। साथ ही ये भरोसा भी दिलाया कि कांग्रेस मजदूरों के कल्याण के लिए तत्पर है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार पहली ऐसी सरकार थी जिसने गिग वर्कर्स के लिए कानून बनाए। उन्होंने तेलंगाना सरकार के कदम की भी तारीफ करते हुए जातिगत जनगणना को लेकर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि गिग वर्कर्स के लिए कानून पर सभी पार्टियों से, लोगों से सार्वजनिक राय लेने पर इसे और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। राहुल ने अपनी चिट्ठी के जरिए गिग वर्कर्स के मुद्दों को उठाया है। वैसे मुद्दा तो मणिपुर का भी हमेशा से उठाते रहे हैं और बीजेपी सरकार को घेरते रही है, लेकिन सरकार विफल साबित हुई और अब एक बार फिर मणिपुर हिंसा तेज हुई तो इस बार सरकार अपनों के निशाने पर आ गई है। नतीजा, सीएम एन बीरेन्द्र सिंह की बुलाई बैठक में मंत्रिमंडल के तमाम विधायक गायब रहे, जिसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्य की बीजेपी सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है। मणिपुर के एन बीरेन्द्र सिंह की सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। मौजूदा घटनाक्रम देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि बीरेन्द्र सिंह की सरकार अब ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य में लगातार जारी हिंसा के बीच सीएम बीरेन्द्र सिंह ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में 37 में से 19 विधायक गैर हाजिर रहे। इसी को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि राज्य की बीजेपी सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। बता दें कि हाल ही में बीजेपी की सहयोगी पार्टी एनपीपी ने सरकार से अपना समर्थन वापस लिया है कि अब उसके बाद बीरेन्द्र सरकार के लिए ये एक और बुरी खबर सामने आ गई है। मीटिंग से गायब रहने वाले मंत्रियों में मैतई और कुकी समुदाय से आने वाले विधायक शामिल हैं। इस घटनाक्रम ने एन बीरेन्द्र सिंह सहित पूरी बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है, जिसे देखकर राज्य में मौजूदा सरकार के ज्यादा दिन टिके रहने को लेकर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। मणिपुर में बीरेन्द्र सिंह की सरकार पर संकट के बादल मंडराते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके अपने विधायकों ने ही मोर्चा खोल दिया है। बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे की मांग लगातार सामने आ रही है, तो मांग दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी की है। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया है। तो क्यों हाई कोर्ट पहुंचे केजरीवाल, किस फैसले को दी है चुनौती, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट का रुख किया है। केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा चलाए जाने पर रोक की मांग की है, यानी कि उन्होंने कोर्ट से शराब घोटाले से जुड़े मामले बंद करने की मांग की है। इसके अलावा केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट की तरफ से ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेने के फैसले को चुनौती दी है। केजरीवाल ने मांग की है कि उनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर तुरंत रोक लगा दी जाए,
याचिका में कहा गया है कि निचली अदालत के न्यायाधीश ने कथित आदेश में PMLA की धारा 3 के तहत अपराध का संज्ञान लेने में गलती की है। केस चलाने के लिए CRPC की धारा 197(1) के तहत पूर्व मंजूरी प्राप्त करना जरूरी है, लेकिन उनके मामले में ईडी ने ऐसा नहीं किया है। याचिका में कहा गया है कि ये विशेष रूप से जरूरी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल कथित अपराध के समय एक मुख्यमंत्री थे। ऐसे में केजरीवाल ने ईडी की मांग को चुनौती दे दी है। बता दें कि ईडी और CBI का आरोप है कि केजरीवाल और उनके सहयोगियों ने गलत तरीके से शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया और बदले में उनसे रिश्वत ली, जिसके चलते इसी साल उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। हालांकि अब केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। केजरीवाल ने उनके खिलाफ चल रहे इस मुकदमे को बंद करने की मांग की है, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि एक बार फिर ईडी को बड़ा झटका लग सकता है। झटका तो शिरोमणि अकाली दल को भी लगा है, क्योंकि अब पार्टी के एक और दिग्गज ने इस्तीफा दे दिया है, जिसे लेकर चर्चा काफी तेज है। तो किसने छोड़ा शिरोमणि अकाली दल का साथ, क्या है इस्तीफे की वजह, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। सुखबीर सिंह बादल के इस्तीफे के बाद अब शिरोमणि अकाली दल को एक और झटका लगा है। बादल के बाद अब पूर्व मंत्री अनिल जोशी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बलविंदर सिंह भुंदर को अपना इस्तीफा सौंपा। जोशी ने अपने इस्तीफे को लेकर कहा कि सुखबीर सिंह बादल के इस्तीफे के बाद पार्टी में उनके विचारों के मुताबिक काम करना मुश्किल हो जाएगा। वहीं बता दें कि इस्तीफा देने के बाद जोशी ने यह भी साफ किया है कि वो किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं। अनिल जोशी ने अपने त्याग पत्र में आगे लिखा, मैं खुद को पार्टी में मिसफिट पा रहा हूँ। मैं शिरोमणि अकाली दल में शामिल हुआ था क्योंकि पार्टी पंजाब के लोगों किसानों के लिए खड़ी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है। अब मुझे शिरोमणि अकाली दल में अपने लिए कोई जगह नहीं दिख रही है। आत्ममंथन के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अब मेरे लिए पार्टी में बने रहना असंभव है। जो असली मुद्दे हैं पार्टी में उनकी बात ही नहीं हो रही है। अब पार्टी केवल धर्म और पंथक एजेंडे में उलझकर रह गई है। सुखबीर सिंह बादल के बाद अब अनिल जोशी के इस्तीफे से शिरोमणि अकाली दल राज्य में कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है और माना ये जा रहा है कि आने वाले दिनों में पार्टी के और भी कई नेता शिरोमणि अकाली दल से इस्तीफा दे सकते हैं। शिरोमणि अकाली दल मुश्किल में है तो मुश्किलें इस वक्त रूस की भी बढ़ गई हैं। यूक्रेन ने रूस पर हमला कर दिया है, तो दूसरी तरफ जवाबी कार्रवाई में रूस के द्वारा परमाणु हमले की नीति को बदल दिए जाने से तीसरे विश्व युद्ध का खतरा पैदा हो गया है। रूस ने हमले की तैयारी भी शुरू कर दी है, देखिए रिपोर्ट। रूस यूक्रेन का युद्ध अब तीसरे विश्व युद्ध में बदलता नजर आ रहा है। अमेरिका के एक फैसले ने दोनों देशों के बीच के इस संघर्ष को और बढ़ा दिया है। अमेरिका ने जैसे ही यूक्रेन को रूस पर लंबी दूरी की मिसाइलों के उपयोग की इजाजत दी, यूक्रेन ने रूस पर हमला भी कर दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रूस की सेना ने 5 आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम को ढेर कर दिया है। इसमें किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। अमेरिका का फैसला सामने आने के बाद से ही रूस के तेवर बेहद तीखे हो गए हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने देश की परमाणु नीति में बड़े बदलाव की घोषणा की है और ये साफ कर दिया है कि इसे रूस के खिलाफ सीधे जंग का ऐलान माना जाएगा। और अब रूस की तरफ से बड़े पैमाने पर मोबाइल न्यूक्लियर वॉर शेल्टर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। यानी पुतिन रूस की आबादी को परमाणु हमले के रेडिएशन से बचाने की तैयारी में भी जुट गए हैं। वहीं नाटो में शामिल देशों में भी इसका डर दिखाई दे रहा है। 3 नाटो देश नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में युद्ध को लेकर एडवाइजरी तक जारी की गई है। तीनों देशों ने अपने नागरिकों को जीवन यापन के लिए जरूरी सामान जैसे खाने पीने की वस्तुएं, राशन, पानी और दवाओं का स्टॉक रखने और सैनिकों को जंग लड़ने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। इन देशों में इमरजेंसी की परिस्थिति की तैयारी के लिए पैम्फलेट भी बांटी गई है। हर तरफ तीसरे विश्व युद्ध का खौफ दिखाई दे रहा है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। एक तरफ तो चुनाव आयोग देश के मतदाताओं को तरह तरह से वोट डालने के लिए प्रेरित करता है, वहीं पर उत्तर प्रदेश के मीरापुर में आज एक एसएचओ ने मतदाताओं के ऊपर अपनी रिवॉल्वर तान दी और कहा कि घर वापस जाओ। होना ये चाहिए था कि एसएचओ साहब अपनी सुरक्षा में चाहे जितना भी बवाल हो रहा होता उन मतदाताओं को लेकर जाते और वहाँ पर उन्हें वोट डलवाते।
एसएचओ साहब, अगर ऐसा ही होता रहा, आप इसी तरह से रिवॉल्वर मतदाताओं पर तानते रहे, तो एक दिन जल्दी ही लोकतंत्र का एनकाउंटर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।